तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन टारगेटिंग देखेंगे, फिर सिग्नल सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखेंगे, सिग्नल रिकॉग्निशन जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में वो भी देखेंगे, गोल्जी से लाइसोसोम तक प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये भी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन का टारगेटिंग कैसे होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस में भी प्रोटीन टारगेटिंग देखेंगे और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली में प्रोटीन टारगेटिंग है क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसको हम सिंपल ओवरव्यू अगर यहाँ पे दे दें आपको, तो जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक। सपोज करिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल के अंदर इसका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए का मतलब क्या हो गया, जो फंक्शनल पोर्शन होता है डीएनए का, उसी को हम जीन कहते हैं। ये जीन क्या करती है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ठीक। तो प्रोटीन्स के लिए ये जीन्स कोड करती हैं। अब प्रोटीन्स के फंक्शन में हमारे पास बहुत वैरायटी है। जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन जो है वो सेल के खुद के काम के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है, यानी कि फॉर यूज विद इन सेल, सेल के अंदर ही अगर से इसका प्रोटीन का इस्तेमाल हो। दूसरा क्या है, दूसरी क्या कैटेगरी ऑफ प्रोटीन हो सकती है कि टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स भी सेल बना सकती है जिसको सेल के बाहर जाना हो, यानी बेसिकली इसको हम सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। और इस सिक्रेटरी प्रोटीन्स की कैटेगरी में जो प्रोटीन्स मेनली आती हैं, उसमें हमारे कुछ हार्मोन्स आते हैं और साथ ही साथ जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के बाहर सिक्रेट होते हैं, ल्यूमन में गिरते हैं स्टमक के और इंटेस्टाइन के, और वहां पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह हार्मोन्स जो होते हैं वो भी सेल के अंदर से रिलीज होकर ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा, अच्छा, अब जैसे ये फॉर यूज विद इन सेल, इसमें क्या हिसाब किताब है, तो इस वाले पार्ट में यानी कि फॉर यूज विद इन सेल में हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ऐसी प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होकर अपना रोल प्ले कर रही हों, तो वो प्रोटीन्स जो है मोस्टली ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है। और सपोज करिए कि अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह से इस सेल में और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क होगा। उसके बाद इसमें गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक। और लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने आपको बनाए या बताए, ये सारे क्या हैं, दे आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक। चलिए, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब मेन चीज ये है कि चूंकि सिंथेसिस किस चीज की होनी है, प्रोटीन की, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। और हमको मालूम है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो जो साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। और दूसरे जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम। और ये जो ईआर से अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, ये पिंक कलर में हमने यहाँ पे जो बनाया है, ये क्या है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी कौन सा वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इससे राइबोसोम्स जो है वो जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सरफेस जो है रफ अपीयर होती है।
ये दोनों तरीके के राइबोसोम्स, चाहे वो फ्री राइबोसोम हो चाहे बाउंड राइबोसोम हो, ये दोनों राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर जगह है सेल के अंदर, चाहे वो सॉल्युबल फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इस मेम्ब्रेन पे जगह जगह जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है उनकी रिक्वायरमेंट हो, सेल मेम्ब्रेन पे, चाहे ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, उस पे भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वगैरह है उस पे भी रिक्वायरमेंट है। तो ये राइबोसोम्स इन प्रोटीन को जब सिंथेसाइज कर देते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि इन प्रोटीन्स को इस सेल मेम्ब्रेन पे जाके लगना है, या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे लगना है, या क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे, या फॉर दैट मैटर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे लगना है जाके, ये चीज कैसे पता चलती है? तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली उसको भी अगर हम थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दें, तो जैसे मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, ठीक। अब ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बाद में ये प्रोटीन फोल्ड वोल्ड होगी उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन है और इसमें बेसिकली ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, ये उस प्रोटीन के सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को बता रहा है, तभी हमने ये लीनियर डायग्राम इस तरह का बनाया है। होता क्या है कि जब हम लीनियर सीक्वेंस इस तरह से प्रोटीन का ड्रॉ करते हैं तो हमको दो टर्मिनल्स नजर आते हैं प्रोटीन में। दो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? एक तो एमिनो टर्मिनल होता है प्रोटीन का, और दूसरा उस प्रोटीन का कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। तो दो टर्मिनल्स हो गए प्रोटीन के, या एंड्स कहिए, टर्मिनल कहिए एंड। तो दो जो छोर हैं प्रोटीन के, एक अमीनो टर्मिनल वाला और एक कार्बोक्सी। अमीनो टर्मिनल को अमीनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है और कार्बोक्सी टर्मिनल पे COOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये दोनों टर्मिनल्स इसी के हिसाब से नाम दिए गए हैं। अब आप अगर ये डाउट हो रहा हो कि अमीनो और कार्बोक्सी टर्मिनल क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो सिंपल सा एक एमिनो एसिड का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना दें तो देखिए एमिनो एसिड कैसे बनता है। ये हो गया, दिस NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन होगा और कोई एक R ग्रुप होगा। ये एक एमिनो एसिड का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। तो राइट हैंड साइड पे इसमें कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इस पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इसी तरह से जब एक एक अमीनो एसिड यहाँ पे लाइन से ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते जुड़ते मान लीजिए ये लास्ट वाला अमीनो एसिड हमने बनाया, तो ये CONH बॉन्ड से जुड़ा होगा और फाइनली इधर इसके राइट हैंड साइड पे COOH ग्रुप होगा, इधर R ग्रुप होगा और यहाँ पे H ग्रुप। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पूरा पॉलीपेप्टाइड हमने बनाया यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, इस पॉलीपेप्टाइड में राइट हैंड साइड पे आपको कार्बोक्सी ग्रुप मिल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कार्बोक्सी टर्मिनल, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अमीन ग्रुप मिल रहा है जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, अमीनो टर्मिनल। तो अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम ये सवाल कर रहे थे कि एक्चुअली में इस प्रोटीन को कैसे पता चला कि इसको सेल मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ना है या लाइसोसोम के अंदर एज अ सेक्रेटरी वेसिकल या कार्गो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होना है। तो सुनिए, ये जो प्रोटीन होती है इसके अमीनो टर्मिनल की तरफ कुछ एमिनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, और यही जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिग्नल सीक्वेंस। इन सिग्नल सीक्वेंस को या एमिनो एसिड सीक्वेंस को आप ये समझ लीजिए कि जैसे किसी चिट्ठी पे पता लिखा जाता है, सिमिलरली ये सिग्नल सीक्वेंस उस पते या एड्रेस का रोल प्ले करते हैं। तो इस पे जिस भी तरह का सीक्वेंस होगा, लगभग 13 से 20 एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, या 8 से 13 भी हो सकता है, रेंज है इसकी। तो इतने एमिनो एसिड्स जो है
वो इस सिग्नल को स्पेसिफाई करते हैं और ये बताते हैं अगर ये सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तो चेंज के साथ साथ इस जो प्रोटीन है इसका जो टारगेट साइट है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे इस सीक्वेंस में थोड़ा चेंज आया तो ये पहले अगर सेल मेम्ब्रेन के पास जा रही थी तो अब सेल मेम्ब्रेन की जगह ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चली जाएगी। थोड़ा और सीक्वेंस में चेंज हुआ तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास चली जाएगी। दूसरा सीक्वेंस आया तो ये लाइसोसोम के अंदर कार्गो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो बेसिक आइडिया यही है कि प्रोटीन कहीं भी सिंथेसाइज हो, चाहे वो फ्री राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज हो चाहे वो बाउंड राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज हो, उस प्रोटीन के मोस्टली अमीनो टर्मिनल पे जो सिग्नल सीक्वेंस होता है यानी कि सीक्वेंस ऑफ 8 to 13 और 15 एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वही बताता है कि इस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है। यानी कि ये सिग्नल सीक्वेंस ही प्रोटीन की टारगेट साइट और उस टारगेट तक ले जाने के लिए उस प्रोटीन को सॉर्ट करना। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। यानी देखिए सेल तो बहुत सारी प्रोटीन बना रही है, हजारों प्रोटीन्स बना रही है, तो उसमें से कौन कौन सी प्रोटीन किस किस टारगेट पे जाएंगी, बेसिकली यही टॉपिक का मेन क्रक्स है या जिस्ट है जिसको हमको समझना है। तो मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। अब इसकी जो लिटरल डिटेल्स हैं उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगर इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे तमाम पॉइंट्स हैं, जैसे कि टिपिकल मैमेलियन सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या है? एक मल्टी कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है। वो हमने आपको अभी बताया ऊपर डायग्राम में कि भाई मल्टी कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? ये एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना कंपार्टमेंट है, तो कई सारे कंपार्टमेंट हो गए तो मल्टी कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हो गया ये। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनेल को अलग अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ऐसा मतलब क्या हो गया इसका? क्योंकि दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए कुछ प्रोटीन्स अपने खुद के डीएनए से एनकोड करा सकते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन्स नहीं। तो बाकी जो बची हुई प्रोटीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स को होती है उसके लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस हैं, आधे स्वायत्त हैं, पूरी तरह से स्वायत्तता इनको नहीं हासिल है, तो इसीलिए इन दोनों का नाम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट है कि एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ देम व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल अदर प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द सेल and wants to be secreted by the cell are synthesized in cytosol by free ribosomes and the ribosomes bound to ER। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि बाउंड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम दोनों मिलके प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं सेल की। अच्छा, मैक्सिमम जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा कोड किए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में उनकी सिंथेसिस होती है। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं भाई? हर जगह हो सकते हैं। ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, साइटोसोल और मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स, हर जगह प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स जो है वो सेलेक्टिवली इनका ट्रांसपोर्ट होता है टू देयर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनेल्स, जहां जहां जिस जिस प्रोटीन को जाना है वहां पे इनका सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बेसिकली एक जनरल आइडिया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए कौन से दो ऑर्गेनेल्स जो हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग में। तो जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं इस सिस्टम में वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि RER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बल्कि मेन रोल यही प्ले करते हैं इन द प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ स्विचिंग सेंटर फॉर प्रोटीन्स टू वेरियस डेस्टिनेशंस। कहने का मतलब क्या हो गया कि
सारी प्रोटीन्स जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आ रही हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उन प्रोटीन्स को डाइवर्ट करेगा कि किस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, किसको क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है, किसको लाइसोसोम का एंजाइम बनाना है, किसको मेम्ब्रेन में जाके इंटीग्रेट करना है। ये जिम्मेदारी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखिए, अब हम बेसिकली बात करेंगे सिग्नल सीक्वेंस की, जिसकी हमने अभी ऊपर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो प्रोटीन सॉर्टिंग यानी प्रोटीन की छटनी जो है उसके लिए मेन चीज क्या रिक्वायर्ड है? प्रॉपर एड्रेस लेबल कि कहाँ पे जाना है उस प्रोटीन को। और ये एड्रेस लेबल जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? पेप्टाइड सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं। ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है जो कि अब इस प्रोटीन को अपने टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है, ये 13 से लेके 35 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है। और हर एक न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन इसको बनाती है और उसी में ये एम्बेडेड रहता है। ये मोस्टली किस साइड पे प्रेजेंट रहता है? एमिनो टर्मिनल या एन टर्मिनल के साइड पे प्रेजेंट रहता है। कभी कभार ये कार्बोक्सी टर्मिनल पे भी प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन आपको मोस्टली एन टर्मिनल ही याद रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिग्नल सीक्वेंस या लीडर सीक्वेंस, क्योंकि ये लीड कर रहा है ना पूरी प्रोटीन को। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको सब कंपार्टमेंट में जाना है, यानी ऑर्गेनेल के अंदर भी जाएंगे और उस ऑर्गेनेल के सब कंपार्टमेंट्स में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल नॉलेज होगी कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक ये इनर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर इसके जो है मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। तो इसमें भी देखिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गए। कौन सी प्रोटीन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में रहेगी, कौन सी प्रोटीन जो है वो इनर मेम्ब्रेन में रहेगी, और कौन सी प्रोटीन जो है मैट्रिक्स में जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब कंपार्टमेंटलाइजेशन भी जरूरी है। तो इसी के लिए एक दूसरा यानी सेकंड सिग्नल सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहता है प्रोटीन्स के अंदर, बिहाइंड फर्स्ट सिग्नल सीक्वेंस विच इज क्लीव्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला सीक्वेंस जो था वो ये बता रहा था कि प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन में इतनी दूरी तक फर्स्ट सिग्नल सीक्वेंस था, और इसके पीछे यहाँ पे सेकंड सिग्नल सीक्वेंस था। तो पहला जो सिग्नल सीक्वेंस था वो ये बता रहा था कि इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, लेकिन सेकंड सिग्नल सीक्वेंस ये बताएगा कि इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में रुकना है, या इनर मेम्ब्रेन में रुकना है, या फिर मैट्रिक्स में जाना है। इसलिए दो दो सिग्नल सीक्वेंस भी हो सकते हैं प्रोटीन्स में। ठीक, अब देखिए, ऐसी प्रोटीन्स जो कि विच आर कैरिड इनसाइड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स आर कॉल्ड कार्गो प्रोटीन्स। जैसे मान लीजिए कि ये गोल्जी बॉडी है। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये सिस फेस है इसका, यानी कि जहां पे फॉर्म हो रहा है कई सारे वेसिकल के फ्यूजन से ये सिस्टर्नी बन रही है, और ये इसका जो है वो ट्रांस फेज होता है, जहां से नई नई सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स। तो ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो निकल रहे हैं, इस सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर भी प्रोटीन्स भरी होती हैं, और ये जो अंदर भरी होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर, इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कार्गो प्रोटीन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका ये सेक्रेटरी वेसिकल भी हो सकता है, या ये लाइसोसोम भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये सेक्रेटरी वेसिकल है या लाइसोसोम है, जो टाइप ऑफ कार्गो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा हम जूम आउट करें तो दिस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं एक साथ होते हुए। जैसे मान लीजिए क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कि जीन प्रेजेंट है, और जीन का एमआरएनए बन के वो चला गया साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो फ्री राइबोसोम्स में आप देखिए यहाँ पे जो शुरुआती हिस्सा प्रोटीन का निकल रहा है, ये प्रोटीन बाहर आ रही है। तो ये इतना सीक्वेंस ये जो दिखाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन से, यही बेसिकली क्या है? दिस इज सिग्नल सीक्वेंस। यही सिग्नल सीक्वेंस है, और यही सिग्नल सीक्वेंस डिसाइड करेगा
कि ये वाली जो प्रोटीन बन रही है ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी या पेरोक्सिसोम में जाएगी या फिर न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी। ठीक, ये तो फ्री राइबोसोम की कहानी हो गई। अब बाउंड राइबोसोम की अगर बात करें, यानी राइबोसोम्स बाउंड टू द ईआर, तो ये क्या करते हैं कि ये अपना प्रोटीन जो है वो इसके अंदर भी, ये देखिए इतना ये सिग्नल सीक्वेंस शुरू में सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये अपना जो नया पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये क्या है, दिस इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमन के अंदर डालते हैं, जहां पे ये सिग्नल सीक्वेंसेस जो है वो कभी कभी रिमूव भी कर दिए जाते हैं या ऐसा चीज को रहने दिया जाता है। फिर क्या होगा, ईआर से ये गोल्जी की तरफ जाएंगे, गोल्जी में इन प्रोटीन्स का कुछ मॉडिफिकेशन होगा, बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जो है वो जोड़ दिए जाते हैं, और फिर ये या तो लाइसोसोम के फॉर्म में निकल सकता है या फिर सिक्रेटरी प्रोटीन के फॉर्म में गोल्जी बॉडी से बाहर आ सकता है, और एंडोसाइटिक बट की वजह से ये फिर बाहर रिलीज भी हो सकता है। एक्चुअली में एंडोसाइटिक बट तो दूसरी चीज हो गई, ये एंडोसाइटिक बट जो है ये आएगा और लाइसोसोम से फ्यूज करेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेंगे। सेक्रेटरी प्रोटीन तो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलेगी, यानी कि अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख दें तो गेट्स आउट ऑफ द सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से ये पूरा देखिए आप कैसे प्रोटीन की टारगेटिंग और सॉर्टिंग हो रही है, इसका एक सम अप व्यू था ये। अब देखिए इस डायग्राम को हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो अगला टॉपिक है उससे रिलेटेड ही ये डायग्राम है, और डायग्राम बेसिकली है क्या ये भी हम समझ लेते हैं। लेट्स गेट इनटू जूम व्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू ईआर, ईआर में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्रोटीन का। तो एक शॉर्ट एंड टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस जो है वो नेसेंट प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन अभी अभी बन रही है उसकी शुरुआत पे, बिगिनिंग पे ही अटैच कर दिया जाता है, और ये जो शॉर्ट एंड टर्मिनल सीक्वेंस है यही डिसाइड करेगा कि जो राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करेगा या नहीं करेगा। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमेशा जो है राइबोसोम बाइंड नहीं रहते हैं। एक्चुअली में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है फ्री राइबोसोम्स पे। लेकिन अगर उस फ्री राइबोसोम्स द्वारा सिंथेसाइज की जा रही प्रोटीन के एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वो डिसाइड करेगा कि अब ये राइबोसोम ईआर से बाइंड करेगा या नहीं बाइंड करेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा कहाँ शुरू होती है, फ्री राइबोसोम्स पे। अच्छा, अब जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस जो है वो राइबोसोम के बाहर आया, जैसे ऊपर के डायग्राम में देखिए ये यहाँ राइबोसोम है और ये क्या है, ये है हमारा सिग्नल सीक्वेंस। जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस राइबोसोम से बाहर आता है ये एक दूसरी प्रोटीन से बाइंड करता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं एसआरपी। एसआरपी का मतलब हो गया सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो ये जो एसआरपी प्रोटीन होता है ये इस सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है, और अगर ये सिग्नल सीक्वेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए है तो ये एसआरपी इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ लेके एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। एसआरपी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, इस ईआर की मेम्ब्रेन पे। ये क्या है, दिस इज ईआर मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इससे ये बाइंड कर जाएगा। ठीक, अब बाइंड जब कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। तो लेट्स सी, तो जो लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट है इट बाइंड्स टू ईआर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाइंड कर गया राइबोसोम, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। ठीक, तो इसका मतलब कि पहली सॉर्टिंग तो हो गई क्या, कि एज द राइबोसोम बाइंड्स टू ईआर फॉर्मिंग रफ ईआर, यानी कि राइबोसोम ईआर से बाइंड कर गया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। अब क्या होता है,
कि जो ट्रांसलोकेशन है यानी कि प्रोटीन का जो एक्सटेंशन हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इनटू ईआर व्हाइल ग्रोइंग चेन इज स्टिल बाउंड टू द राइबोसोम। इसको हम कहते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। मतलब क्या हो गया? को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो गया? ये देखिए, ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसलोकेट हो रही है इनसाइड द ईआर लूमेन। ये क्या है? ये लूमेन या खाली स्पेस है इनसाइड ईआर। तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और उसका ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है? ट्रांसलोकेशन का मतलब कि ये प्रोटीन जो है इस ईआर ल्यूमेन के अंदर आती चली जा रही है, ट्रांसलोकेट होती चली जा रही है। ठीक। अब देखिए, अब जो सिग्नल सीक्वेंस, ये जो भी प्रोसेस है, इट इज फैसिलिटेटेड बाय सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म क्या है उसको हम जरा देखते हैं। तो एक्चुअली में सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्निशन मैकेनिज्म किस चीज से बनी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या एसआरपी, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में। ये एसआरपी किससे जुड़ता है? सिग्नल सीक्वेंस ऑफ नेसेंट प्रोटीन as soon as it emerges out of ribosomes and directs it towards ER membrane, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया है, वही 3 पॉइंट लिखा हुआ है। The binding of SRP stops further synthesis of protein chain when it is about 70 amino acids long। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये SRP जो है वो सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड किया, तो उसके बाद जब 70 अमीनो एसिड तक तो ये सिंथेसिस होने होने देगा, लेकिन उसके बाद ये सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा SRP। और अब इसको ये सिग्नल सीक्वेंस को लेके जाएगा SRP रिसेप्टर के पास और बाइंड करेगा उससे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इससे फायदा क्या होता है? 70 अमीनो एसिड से लंबा प्रोटीन न होने देने से फायदा ये होता है, इट प्रिवेंट्स द प्रोटीन फ्रॉम फोल्डिंग। अब क्या बना? एसआरपी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि किससे बाइंड करता है? एसएपी रिसेप्टर से, विच इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द वॉल ऑफ ईआर एंड इज अ डॉकिंग प्रोटीन ऑफ द ईआर। डॉकिंग मतलब कि जिसके ऊपर जाके दूसरी प्रोटीन सेट हो सके। इस समय क्या होता है कि जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और इट हाइड्रोलाइजेज एंड फ्रीज द एसआरपी व्हिच इज रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्टिंग नेक्स्ट नेसेंट प्रोटीन ऑफ द ईआर। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ये बाइंड कर गया, उसके बाद क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहीं पे जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगी। और जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या एसआरपी जो है वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये जो राइबोसोम है, ये तो खैर एसआरपी रिसेप्टर की वजह से राइबोसोम अरे ईआर से बाइंड ही कर गया है। तो इस एसआरपी ने अपना काम कर दिया, अब ये फ्री हो गया बिकॉज ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद ये फिर से नए नेसेंट प्रोटीन से, जो अगला प्रोटीन आ रहा होगा, उससे बाइंड करने के लिए अवेलेबल हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन बनी है, इसमें से सिग्नल सीक्वेंस को अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस का काम हो चुका है। सिग्नल सीक्वेंस का मेन काम यही था कि इस राइबोसोम को ईआर से अटैच कराना, तो अटैच करा चुका है। तो अब इस सिग्नल सीक्वेंस को ये जो एंजाइम है सिग्नल पेप्टाइडेज, इसके द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्निशन मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।